पुराने ग्रीक मैथमेटिशियन यूक्लिड का मानना था कि देखने की क्षमता इसलिए है क्योंकि आंखें लाइट को इमिट करती हैं। हीरो ऑफ अलेक्जेंड्रिया ने कहा कि लाइट को इनफाइनाइट स्पीड से ट्रैवल करना चाहिए और इसके पीछे लॉजिक ये है कि दूर के तारे तुरंत दिखाई देते हैं जब हम आंखें खोलते हैं। 11वीं सेंचुरी में बेसरेन के मैथमेटिशियन एलहेजन ने अपनी बुक ऑफ ऑप्टिक्स लिखी, जिसकी महत्व की तुलना न्यूटन्स प्रिंसिपिया से की गई, जिसमें उन्होंने आर्ग्यूमेंट दिया कि लाइट एक फाइनाइट स्पीड से ऑब्जेक्ट से आंख की ओर आती है, ना कि आंख से ऑब्जेक्ट की ओर, जैसा कि यूक्लिड का मानना था। और उसकी स्पीड अलग अलग मीडियम में वेरी करती है और उस मीडियम पर डिपेंड करती है जिसके थ्रू ट्रैवल करती है। जैसे लाइट एयर के कंपैरिजन में वाटर और ग्लास के मीडियम में बहुत स्लो स्पीड से चलती है। आइडियाज कंटिन्यू टू फ्लो। 13वीं सेंचुरी में रॉजर बेकन ने अल्हेजन के आइडिया का इस्तेमाल इस थियरी का सपोर्ट करने के लिए किया कि लाइट साउंड की तुलना में बहुत तेज स्पीड से ट्रैवल करती है, लेकिन फाइनाइट स्पीड से, ना कि इनफाइनाइट, जैसा कि हीरो ऑफ अलेक्जेंड्रिया ने कहा था। ये अलेक्जेंड्रिया के हीरो नहीं थे, हीरो ऑफ अलेक्जेंड्रिया इनका नाम है। उस समय माना जाता था कि लाइट एम्प्टी स्पेस में इनफाइनाइटली फास्ट स्पीड से ट्रैवल करती है, लेकिन जब एक मीडियम में ट्रैवल करती है तो स्लो हो जाती है। 17वीं सेंचुरी के अंत तक केपलर और डेकार्ट्स जैसे दिग्गजों ने जोर देकर कहा कि लाइट इनफाइनाइटली फास्ट स्पीड से ट्रैवल करती है। केपलर ने लॉजिक दिया कि ऐसा होना ही चाहिए क्योंकि एम्प्टी स्पेस इसके पैसेज में कोई रेजिस्टेंस नहीं करेगा। वहीं डेकार्ट ने खुद की ऑब्जर्वेशन को अपनी लॉजिक का आधार बनाया। डेकार्ट का कहना था कि अगर लाइट की स्पीड फाइनाइट होती तो चंद्र ग्रहण यानी ल्यूनर इक्लिप्स के दौरान सन, अर्थ और मून एक अलाइनमेंट, एक सिधाई से बाहर दिखाई देते, पर क्योंकि एक सिधाई होती है इसलिए डेकार्ट को पक्का यकीन था कि लाइट की स्पीड इनफाइनाइट ही है। अब मैं सोच रहा था कि डेकार्ट ऐसा क्यों सोच रहा था। थोड़ा माथा पच्ची करके पता चला कि डेकार्ट का स्पेक्यूलेशन था कि अगर लाइट की स्पीड फाइनाइट होती तो उसके फिलॉसफी का पूरा सिस्टम ही डिमोलिश हो जाता, ध्वस्त हो जाता। हालांकि ये लॉजिक फेल कर जाता है जब लाइट के एबेरेशन को ध्यान में रखा जाता है। अब एस्ट्रोनॉमी में एबेरेशन एक फिनोमिनन होता है जिसमें सेलेस्टियल बॉडीज ऑब्जर्वर के डायरेक्शन ऑफ मोशन के तरफ अपने ट्रू पोजीशन से डिस्प्लेस दिखाई पड़ते हैं, उसकी तुलना में जब वही ऑब्जर्वर स्टेशनरी होकर उसी सेलेस्टियल बॉडी को ऑब्जर्व करे। सेलेस्टियल बॉडीज का डिस्प्लेसमेंट ऑब्जर्वर के वेलोसिटी पर भी डिपेंड करता है, तो ऑब्जर्वर के वेलोसिटी के कारण एंगल में जो बदलाव आता है वो वी/सी के ऑर्डर का होता है। अपने इस स्टेटमेंट के बावजूद कि लाइट इनफाइनाइटली फास्ट स्पीड से ट्रैवल करती है, डेकार्ट्स ने अपने स्नेल्स लॉ के डेरिवेशन में लाइट के किसी तरह के मोशन को माना था कि डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड बढ़ जाती है। विकिपीडिया पर डेकार्ट्स के बारे में एक पेज मिला, उसमें लिखा था कि 1634 में डेकार्ट्स ने क्लेम किया था कि एक सिंगल पीस ऑफ एक्सपेरिमेंट अगर लाइट के स्पीड को फाइनाइट प्रूफ कर देता है तो उसकी पूरी थियरी डिस्प्रूव हो जाएगी। लाइट के इनफाइनाइट स्पीड के बारे में डेकार्ट्स ने इतना लिखा कि ये इतना निश्चित है कि यदि कोई इसे झूठा साबित कर सकता है तो मैं ये मानने के लिए तैयार हूँ कि मैं पूरे फिलॉसफी में कुछ भी नहीं जानता। पर 1629 में बेकमैन ने पहला एक्सपेरिमेंट किया जिसमें दिखा कि लाइट की स्पीड फाइनाइट है। डेकार्ट्स को जब इसकी खबर हुई वो बेकमैन के रिजल्ट को गलत दिखाने के लिए निकल पड़ा बाय पॉइंटिंग आउट की और एक्यूरेट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस इसे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। हालांकि डेकार्ट्स ने जो प्रक्रिया विकसित की थी वह गलत थी, लेकिन उन कारणों के लिए जिन्हें उनके आलोचकों द्वारा उन्हें अनदेखा किया गया था, पर्टिकुलरली हाइगन्स द्वारा, जो अपने ट्रीटीज ऑन लाइट और 1677 में रोमर को लेटर की एक सीरीज में अपने ऑब्जर्वेशनल प्रोसेस का वर्णन करते हुए बताते हैं। उस नोट में हाइगन्स ब्रीफली डेकार्ट्स के लॉजिक में फ्लॉज की ओर इशारा करते हैं और अपने क्रिटिसिज्म और ऑब्जर्वेशन पर डिबेट करने को भी कहते हैं। तो ये वो समय चल रहा था जब लाइट के स्पीड के डायरेक्ट मेजर करने के प्रयास किए गए थे। 1629 में डच फिलोसोफर आइजैक बेकमैन ने एक एक्सपेरिमेंट का प्रपोजल रखा जिसमें एक तोप की चमक को एक मिरर द्वारा लगभग 1 मील दूर से रिफ्लेक्ट किया गया और
टाइम लैप्स के होने को मेजर किया गया। गैलीलियो ने इंडिपेंडेंटली एक सिमिलर एक्सपेरिमेंट प्रपोज किया था जिसमें एक जलती हुई लालटेन को इस तरह से खोलना शामिल था जिसे 1667 में उनके स्टूडेंट्स द्वारा अंजाम दिया गया। अब एरिस्टोटल ने इनफाइनाइट वेलोसिटी का आर्गुमेंट दिया था। 17th सेंचुरी तक लाइट की स्पीड फाइनाइट है या इनफाइनाइट, ये बहस बहुत पुरानी हो चुकी थी, तो उस समय कोई टाइम डिले नहीं पाए जाने के कारण इस हाइपोथेसिस की कंफर्मेशन हुई कि लाइट इनफाइनाइटली फास्ट स्पीड से ट्रैवल करती है। स्पीड ऑफ लाइट के हमारे मॉडर्न नॉलेज के साथ हम समझते हैं कि हम इतने फास्टेस्ट थिंग को इतने कम दूरी से और उसमें टाइम डिले का अंदाज़ा लगाना इम्पॉसिबल था, क्योंकि हमारा रिएक्शन टाइम बहुत स्लो है और लाइट बहुत फास्ट है। इसके कॉन्ट्रास्ट में प्लैनेट्स के बीच की दूरी इतनी अधिक है कि लाइट को उनके बीच ट्रैवल करने में कई मिनट्स लगते हैं। बस कुछ रेफरेंस की ज़रूरत थी जिसके अगेंस्ट अगर वो इवेंट्स को मेज़र कर लेते तो उन्हें पता चल जाता कम से कम इतना कि लाइट की स्पीड फाइनाइट है। पेरिस में जियोवानी कैसिनी जुपिटर के मून्स का ऑब्जर्वेशन कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि जुपिटर के मून्स अपनी ऑर्बिट में जुपिटर के पीछे पहले गायब हो जाते हैं और फिर बाद में बाहर निकलते दिखाई देते हैं। तो पहले अपने ऑर्बिट में चलते चलते जुपिटर के पीछे डिसअपीयर हुए और फिर उसी ऑर्बिट से पर पीछे से रीअपीयर हो गए। कैसिनी के मेजरमेंट्स वेरी कर रहे थे। उन्होंने इस बदलाव के लिए लाइट की फाइनाइट स्पीड को जिम्मेदार ठहराया। उस समय डेनिश एस्ट्रोनॉमर ओली रॉमर कैसिनी के साथ शामिल हो गए और 1676 में उन्होंने ये देखा कि जब पृथ्वी जुपिटर के करीब जा रही होती है तो जुपिटर के सबसे इनर मोस्ट अंदरूनी चंद्रमा आयो को रीअपीयर होने में कम समय लगता है उसके मुकाबले जब पृथ्वी आयो से दूर जा रही होती है। ये जियोवानी कैसिनी के आकलन के लिए सबूत की तरह था जिससे कैसिनी के अनुमान की पुष्टि हुई। तो होता ये है, आप सोच पा रहे होंगे, जब पृथ्वी जुपिटर के करीब जा रही होती है तो लाइट को रिलेटिवली कम दूरी तय करनी पड़ती है जिससे आयो से लाइट जल्दी पृथ्वी तक पहुंचती है। इसके उलट जब पृथ्वी जुपिटर से दूर जा रही होती है तो आयो से आ रही लाइट को रिलेटिवली ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ती है और लाइट रिलेटिवली देर से पृथ्वी तक पहुंचती है। रोमर के मेजरमेंट और अर्थ के मोशन के साथ कोरिलेशन की उनकी खोज के साथ साथ उन्हें इस खोज का श्रेय भी दिया गया। 1619 में डच मैथमेटिशियन क्रिश्चियन हाइगेंस ने इसका उपयोग प्रकाश की गति का अनुमान लगाने के लिए किया था जो लगभग 2,20,000 किलोमीटर पर सेकंड के एक नंबर के रूप में मिला था। ये मॉडर्न वैल्यू का लगभग 70% है। इस सिलसिले के अगले कदम में फिर से एस्ट्रोनॉमी और लाइट का एबरेशन शामिल है जिसे एक फेमिलियर फिनोमिनन के द्वारा इलस्ट्रेट किया जा सकता है। जैसे बारिश से गुजरते हुए हम खुद को गीला होने से बचाते हैं, तो अगर रेन वर्टिकली फॉल कर रही हो और उसमें हम फॉरवर्ड मोशन करने लगें तो वही वर्टिकली फॉलिंग रेन ड्रॉप्स सामने से आती दिखाई देंगी और बैकवर्ड मोशन में पीछे से। इस सिचुएशन में हम खुद को गीला होने से बचाने के लिए छाते को एक पर्टिकुलर एंगल पर रखते हैं, तो सीधी गिरती बारिश में हमारी रफ्तार जितनी ज़्यादा होगी छाते के एंगल को उतना ही बड़ा रखना पड़ेगा और रेस्ट पर तो एंगल बिल्कुल 0 ही रहेगा। अरे वही क्लास 11th में पढ़ाया जाता है, रेनमैन प्रॉब्लम। अब गिरने वाली बारिश को एक दूसरे स्टार से ट्रैवल करके आ रही लाइट की तरह इमेजिन करिए जिसमें आप जो छाता लेकर चल रहे थे वो अर्थ है। जो स्टार से आ रही बारिश मतलब लाइट में फॉरवर्ड या बैकवर्ड मोशन कर रही है तो उस तारे का अपीयरेंट पोजीशन अर्थ के मोशन की वजह से पूरे साल बदलता रहेगा और इसी फिनोमिनन को एबरेशन कहते हैं। इस बारे में हमने पीछे भी बात की है। जेम्स ब्रैडली द एस्ट्रोनॉमर रॉयल ने इस फिनोमिनन को 1729 में डिस्कवर किया था। दरअसल ब्रैडली ने ड्रैगो कॉन्स्टेलेशन में एक स्टार की मेजरमेंट की और पाया कि उसका पोजीशन पहले साउथ और फिर हर 6 मंथ के साइकिल के बाद नॉर्थ की ओर चला जाता है जिसका मोशन 1 डिग्री के 1/100वें हिस्से से थोड़ा अधिक था, लेकिन 18th सेंचुरी के उपकरणों के साथ इसे आसानी से देखा जा सकता था। इस सब से ब्रैडली ने कंक्लूजन निकाला
कि लाइट अर्थ के स्पीड के कंपैरिजन में लगभग 10,200 टाइम्स ज़्यादा फास्ट स्पीड से ट्रैवल करती है, मतलब 2,95,000 किलोमीटर पर सेकेंड। एक अनुमान जो मॉडर्न वैल्यू के बहुत करीब है।